अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSE 101 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। लेक्चर 11 फिजिक्स हीट 3। हमने पहले हीट 1 हीट 2 पढ़ा था चैप्टर। अब हम हीट 3 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक तो हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। ये है कि हीट कितनी वो एब्जॉर्ब करेगा या वो कितनी रिलीज करेगा अगर उसकी 1 डिग्री जो है वो चेंज आ रहा है सेल्सियस, या 1 डिग्री वो एक केल्विन जो है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज और लोअर इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन of specific heat capacity. It is the amount of heat absorbed or released by a 1 kg mass of a substance. ये in general है। और ये है कि अगर 1 किलोग्राम ही mass हो to raise or lower its temperature by 1 Kelvin. The quantity of heat depends upon the mass and change in temperature. अभी इसको हम डिराइव करेंगे। यहाँ mass m, delta T change in temperature, c specific heat capacity, डेल्टा Q है हमारे पास हीट एनर्जी। तो हम हीट एनर्जी जो है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा उसका मैस जो है वो चेंजिंग आएगी। या कह लें कि जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट से चेंज आएगा। उसकी अब्जॉर्बेंस क्वालिटी क्या है। इसी तरह जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उसके हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम डेल्टा टी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ है कांस्टेंट सी, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी मटेरियल की। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ एम और डेल्टा टी, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और एम डेल्टा टी। इसका यूनिट इससे ही हम निकालेंगे। एनर्जी का यूनिट होता है जॉउल, मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन। तो जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन इसका यूनिट है। मेजरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास कैन बी measured by any ordinary lab balance और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जो मास मेजर करने के लिए हम मशीन से यूज करते हैं वो। चेंज इन टेम्परेचर वो हम थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे, कैन बी measured बाय थर्मामीटर। Heat energy can be measured by a power meter or joule meter and specific heat capacity can be calculated। क्योंकि हमें इसके लिए तीन ही चीजें चाहिए तो उससे हम निकाल लेंगे। For measuring the specific heat capacity, remember that liquid cannot exist in free space। हमें पता है उसको किसी ना किसी कंटेनर की जरूरत होती है। They require a container. For measuring the specific heat capacity of liquid, when liquid is in container, it should be also keep in mind that some energy will also be absorbed by the container and temperature of the container will rise। क्योंकि अगर हम नीचे से कंटेनर की साइड से हीट दे रहे हैं तो सबसे पहले कंटेनर को ही हीट मिलेगी, वो गर्म होगा, तो फिर वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू करेगा जाके लिक्विड को। Measure the mass and change in temperature of the liquid which is in the container and the heat of the system. This measures the specific heat capacity of the liquid. In this case, we should also know that heat capacity of the container, क्योंकि उसका भी इस पे फर्क पड़ रहा है। Mass is m2 minus m1, that is total mass यानी liquid plus container minus empty container। हमें तभी पता चलेगा ना कि लिक्विड का असल क्या मैस है। डेल्टा टी यानी जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, T2 - T1 यानी इनिशियल क्या था और अब क्या हो गया। इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ इन्होंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैथ हमें ग्राम में दिया हुआ है, जबकि हमने क्या यूनिट पढ़ा था, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी हमने ऐसा यूनिट यूज करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो 0.1 kg आ गया। टेम्परेचर यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, हमने केल्विन यूज करना होता है, तो हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज अगर हमने निकालनी है ना
तो चाहे केल्विन में टेम्परेचर चेंज हो या सेल्सियस में, वो सेम ही होती है। यानी 65 डिग्री माइनस 15 डिग्री भी 50 ही आएगा, 50 केल्विन। और अगर आप इसमें दोनों में 273 प्लस करके करेंगे तब भी वही आएगा। तो इन दोनों को डायरेक्टली भी आप माइनस कर लें तो डेल्टा टी 50 केल्विन आप लिख सकते हैं। इफ 21,000 जॉल ऑफ एनर्जी वर प्रोवाइडेड, यहाँ डेल्टा क्यू के हमारे पास वैल्यू है 21,000, देन फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और M डेल्टा टी। यहाँ पे 21,000, M की जगह 0.1, डेल्टा टी की जगह 50। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Now next, measuring or specific heat capacity by method of mixtures. मुख्तलिफ mixtures यूज कर लिए हमने, तो उससे हम फाइंड करना चाहिए। Here we have to find the specific heat capacity of liquid by method of mixture. This method involves two bodies. The liquid which is cold and hot solid body of the known mass and known heat capacity. क्योंकि दो अगर वेरिएबल्स हों तो फिर हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। Mass M1, mass of the hot body, mass M2, total mass, liquid plus container minus mass of empty container. डेल्टा टी और डेल्टा ये फॉल एंड राइज। राइज का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फॉल का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी इज सप्लाई डेल्टा क्यू। यहाँ इन केस में अगर ये हमने टी एक्स निकालना है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, T1 माइनस टी एक्स और TX माइनस T2 वगैरह बराबर हैं, तो इनका डेल्टा क्यू भी सेम होगा। तो हम इसको, वैसे भी एक से हीट गेन हो रही है तो दूसरे में लॉस्ट हो रही है ना, या कह लें कि एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, तो जब लो हो रही है तो उसकी लॉस्ट हो रही है, जिधर हाई हो रही है या बैलेंस उसके साथ हो रहा है तो वहाँ गेन हो रही है। तो ये दोनों हीट गेन और हीट लॉस बराबर हैं। तो ये M2C2 डेल्टा टी इज इक्वल टू M1C1 डेल्टा टी। अब हमारे पास मैसेज हमें पता है, एक ही हीट कैपेसिटी भी पता है हमें। However, in the case of liquid, the heat energy required by container has also been considered. उसको भी हमें कंसिडर करना होता है। अब न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ए कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर वो होता है जिसमें हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं, डिवाइस होता है। 0.15 kg उसका मैस दिया हुआ है, हैविंग हीट कैपेसिटी ऑफ 400 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास M1 आ गया, ये हमारे पास वो आ गई C1 आ गई, कंटेन 0.10 kg ऑफ वाटर। ये M2 एट 15 डिग्री, ये T है हमारे पास टेम्परेचर T1। A metal piece of mass 0.25 kg heated to, यहाँ पे और mass आ गया हमारे पास, heated to temperature 100 डिग्री। ये सेकेंड टेम्परेचर T2 आ गया हमारे पास, is transferred to the calorimeter. The final temperature is recorded at 40 डिग्री। T3 हमारे पास ये आ गया। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। अब यहाँ पे भी देखें, हमने तीन टेम्परेचर पे थे ना, T1 माइनस टी एक्स और TX माइनस T2। तो इसी तरह हमारे पास तीन टेम्परेचर आ गए, T1 T2 T3। अब जो पहला वाला है M1C1 डेल्टा टी प्लस M2C2 डेल्टा टी, ये इक्वल है M3C3 डेल्टा टी। हमें इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, इसकी हमने निकालनी है। मैसेज हमें सारे ही पता है, टेम्परेचर भी हमें तीनों पता है, हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास C3 का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ या एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, उसके क्या मेथड है। हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये फर्स्ट थिंग है। लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर होने के बावजूद भी तीन इसके मोड्स होते हैं, कौन कौन से वो हम इधर पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं, उनका डिटेल हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होती है, हीट ट्रांसफर थ्रू कांटेक्ट, यानी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, कंडक्शन।
two bodies come in contact because of difference in temperature. Hot body lose energy and cold body gain energy. A medium is required to transfer heat from one body to another. Heat travels from hot end to cold end and via the वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ अटैच हुई होती है, एक जो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो वाइब्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जिस जहां तक वो गर्म है वो अगले वाले को एनर्जी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर करेगा। वो गर्म होगा, उसके पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, वो उससे आगे इस तरह एक एंड से दूसरे एंड तक ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाता, या वो कह लो कि उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। द वाइब्रेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल अंटिल इट रीचेस कोल्ड एंड। कन्वेक्शन, इसमें भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है और कंडक्शन में भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि थर्ड वाला जो है रेडिएशन, उसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो क्या था, वो जस्ट वाइब्रेशन हो रही थी, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। अब असल में पार्टिकल्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जा रहे हैं तो उस हीट ट्रांसफर के मोड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। अ मीडियम इज नेसेसरी। कन्वेक्शन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन गैसेस में और लिक्विड्स में। When a liquid is heated, it expands and its density decreases. It becomes lighter and rise. क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, पार्टिकल्स पूरे के पूरे ऊपर जा रहे हैं, तो ये हीट ट्रांसफर जो होता है ये कन्वेक्शन होता है। कोल्ड लिक्विड एट द टॉप इज डेंसर सो इट सिंक्स। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऊपर वाले जो ठंडे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले गर्म ऊपर चले जाते हैं। इस तरह तब तक होता रहता है जब तक पूरी की पूरी फजा में एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो जाता। रेडिएशन, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये वो प्रोसीजर है जिससे हमें सूरज के जरिए हमें हीट पहुंच रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रैवल through vacuum, so medium is not necessary. For example, heat and light reaches us from the sun through radiation. Next, factors affecting the conductivity. कंडक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, क्या क्या वो चीजें हैं। सबसे पहले वो जो कंडक्टर है उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ क्या है, मटेरियल टू मटेरियल ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। फिर टेम्परेचर क्या है और टाइम कितना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टेम्परेचर जो होते हैं जल्दी ज्यादा डिफरेंस हो या कम डिफरेंस हो, वो एक बैलेंस होने में टाइम लगता है। हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उसको कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं: क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स एंड टाइम फॉर विच द कंडक्टर रिमेन इन कॉन्टैक्ट। अब इनको सबको कंबाइन करके हम उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिफरेंस इन टेम्परेचर के डायरेक्टली और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब सबको कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो यहाँ पे के है, तो ये हमारे पास पूरा फार्मूला जनरेट हो गया। यहाँ से अगर हमने के निकालना है तो ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, और जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी। K is the coefficient of thermal conductivity of the material, that is energy transferred per second through a cross-sectional section of 1 square meter of a conductor of length of 1 meter and place as a temperature difference of 1 Kelvin। असल में जब हमने किसी को यूनिट को एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसके लिए हर चीज को 1 1 के इक्वल लेट करके तो फिर बताते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसने हर चीज को 1 1 के इक्वल लिया हुआ। आगे इसी का न्यूमेरिकल दिया है। A glass window in outer wall has a surface area of 4 meter square। ये आ गया। The temperature outside the room is 7 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम इसमें भी हमने टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। लाजमी नहीं है कि हम इसको केल्विन में चेंज करें, क्योंकि अगर तो जब हमने एक ही टेम्परेचर यूज करना होता है
तो हमें हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी फार्मूलाज फिजिक्स के बने हुए हैं वो ऐसा यूनिट्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है सेल्सियस की डिवीजन्स जो हैं और केल्विन की डिवीजन्स जो हैं उनमें डिफरेंस नहीं होता, तो 22 - 7 भी 15 ही होगा। जबकि अगर दोनों में 273 हम प्लस कर देते हैं, फिर भी हम इनका जो निकालेंगे डिफरेंस, वो भी 15 केल्विन ही आएगा। Calculate the amount of heat lost every second if the glass is 10 millimeter thick. K की वैल्यू ये दे दी है, लेंथ की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाए। अब एप्लीकेशंस क्या हैं कंडक्शन की, कन्वेक्शन की और रेडिएशन की, यानी हमें उसको हमारे लिए कहाँ कहाँ ये बेनिफिशियल होते हैं। कंडक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू कुक फूड, यानी खाना बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं हमारे पास एक कंटेनर की फॉर्म में वो कंटेनर होते हैं, नीचे से हम उसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं कि पहले कंटेनर में हीट जाती है और वो हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर करवाता है। नेक्स्ट, कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस मेक इट पॉसिबल टू यूज देम एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इंसुलेटर भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे हमने किसी जगह पे हवा ना जानी हो या गर्मी ना जानी हो, तो वो चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, हम वो वाले मटेरियल यूज कर लेते हैं। कन्वेक्शन वेदर सिस्टम इंक्लूडिंग ब्लोइंग विंड आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन सी एंड लैंड ब्रीजेस, यानी ये हवाएं जो चलती हैं समंदर के इलाके में, उसका हमें कन्वेक्शन से फायदा है। डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई वर्क्स यूजिंग कन्वेक्शन, यानी जो घर में गीजर्स वगैरह वर्क कर रहे होते हैं वो ये यूज करते हैं। रूम वेंटिलेटर्स यूज कन्वेक्शन, यानी रूम में जो वेंटिलेशन के लिए हम हवादार जो बनाते हैं जगह, वो वही ये चीजें प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं। रेडिएशन का फायदा होता है, जो हमारी सूरज से रोशनी आ रही है, हमें हीट आ रही, हीट एंड लाइट ऑफ सन रीचेस अस बाय रेडिएशन। द बॉडी कैन बी स्कैन बाय रेडिएशन, जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, एक्सरे इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट रेडिएशन। आगे है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस ओवर 1 kg मास, यानी स्टेट क्या मतलब, अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड, इसी तरह अगर गैस है तो वो लिक्विड, लिक्विड है तो उसको गैस में चेंज करने के लिए कितनी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, वो होती है किसी भी मटेरियल की लेटेंट हीट। द ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब ये हम दोनों पढ़ लेंगे। Latent heat of fusion. It is a quantity of heat needed to convert 1 kg of solid state of a substance to the liquid state without any change in temperature. ये चीज आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि जब भी हम किसी लिक्विड को सॉलिड में या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब तक सारे का सारा वो मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे अगर हमने किसी अ, कोई ठंडी चीज है, या कह लें कि अगर आप आइस जो है उसको मेल्ट करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दें, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और बाकी उसमें सारी की सारी बर्फ है, जब तक सारी की सारी उसकी बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही फाइनल टेम्परेचर होगा। जब वो सारा का सारा पानी बन जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। इसी तरह अगर हम उस पानी को फ्रीज करना शुरू करते हैं, तो जब तक सारा का सारा पानी जो है वो बर्फ नहीं बन जाता, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। The SI unit of latent heat is joule per kilogram. Latent heat of fusion of ice is, ये calculated value है, ये इसकी fix होती। It should be noted that temperature of a solid will not rise until all the solid is melted or converted into liquid state। यही जो मैंने अभी बात की है कि तब तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं जब तक कि सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए।
Now we understand what is latent heat is. Let us take ice and record its temperature. वही चीज इन्होंने ये कर रहे हैं कि बर्फ ले ले और उसका टेम्परेचर मेक में स्पोर्स इट इज -10 डिग्री सेल्सियस. इट इज प्लेस्ड इन अ बीकर एंड हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट. यानी एक फिक्स एनर्जी आप उसको हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करें. A thermometer inserted in the beaker indicates the temperature. उस पे आपने थर्मोमीटर सेट कर दिया है. We will observe that initially the temperature of thermometer rises to 0 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर हमने -10 सपोज किया हुआ है, वो -9 होगा, -8 होगा, करते करते वो 0 पे जाएगा. उसके बाद क्या है, वो 0 पे टिका रहेगा जब तक के सारी की सारी जो बर्फ है वो पानी नहीं बन जाती. And then although heat is constantly added to the system, यानी heat उसको मुसलसल जारी है, there will be no rise in temperature for certain period. कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, यानी 0 से वो 0.1, 0.2 या कह ले 1 नहीं होगा. Where does the added heat go? ये सारी की सारी जो हम हीट की फॉर्म में एनर्जी डाल रहे हैं वो कहाँ जा रही है? The answer to this question is the amount of heat added to the ice is used to overcome the attractive forces between the molecules of ice. जाहिर है वो सॉलिड है, उसके अंदर सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की. लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती हैं. अब वो फोर्सेस को ब्रेक किया जा रहा है तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो वहां पे यूटिलाइज हो रही है. Those molecules which gain sufficient energy break their bonds within the solid and convert into liquid state. यानी जिन जिनको वो एनर्जी मिलती जाती है कि उनके बॉन्ड्स टूट वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. कंटिन्यू हीटिंग एट कांस्टेंट रेट. आप कांस्टेंट रेट पे हीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. वी विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर स्टार्ट्स टू राइज अगेन. अब उसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, इंडिकेटिंग दैट ऑल आइस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर. और बाकी ही आप अगर अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जब तक सारा का सारा पानी नहीं बनता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. एंड इट राइजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम जो पानी है, क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इससे ज़्यादा पानी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता. अगेन, although heat is constantly being added to the system, there will be no further increase in temperature for a certain period of time. कब तक नहीं होगा? सारा का सारा पानी हवा में स्टीम बन के चला जाएगा, उसका टेम्परेचर आगे नहीं जाएगा. अगेन नाउ वेयर डज द एनर्जी एडिड हीट गोस. ये सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है? द आंसर इज द अमाउंट ऑफ हीट एडिड टू द वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस is used to overcome the attractive forces बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर. जैसे सॉलिड में मैंने कहा सबसे ज्यादा होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, लिक्विड में कम और गैस में सबसे ज्यादा कम होती है. अब वो जो इनको ओवरकम किए जा रही हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स अब आजाद हो रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? स्टीम बन के या कह लें वेपर्स बन के वो वहां से निकली जा रहे हैं, गैस फॉर्म में चले गए हैं. दोज मॉलिक्यूल विच गेन sufficient energy break their bonds within the liquid and convert into a gaseous state, जो कि हमारे पास स्टीम है. और यही हमारे ये जो होती है कि किस लम्हे जाके या कह लें कि कितनी एनर्जी लगी. अब कौन सी, यानी 100 डिग्री पे वो कितनी देर रहा, कितनी हमने उसको एनर्जी दी कि वो उसको बॉन्ड सारे ब्रेक हुए, सारा का सारा जो वाटर था वो या कोई और लिक्विड है वो अपनी गैसों में चला गया. उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो होती है कि सॉलिड और लिक्विड में चेंज, चाहे लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और जो इसी तरह लिक्विड से गैस स्टेट या गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ लिक्विड into its gaseous state without changing its temperature. Its SI unit is joule per kilogram. एज इन द केस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये उन्होंने एक ही पैराग्राफ में दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया. जब अगर आपका आएगा, अगर अलग क्वेश्चन बन के आएगा तो आपने इसी पैराग्राफ को स्प्लिट करना है. यानी अगर वो आपसे ये कह रहे हैं ना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है उसको बताएं, तो आपने जस्ट ये 4 लाइनें जो यहाँ दी हुई हैं वो नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ तो इधर इन्होंने लिख दिया कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ही हमने सारा बता दिया. तो आपने यहाँ से शुरू करना है जहाँ से उन्होंने कहा है कि सारा का सारा जो है
इधर लिखा मैंने कांस्टेंट हीटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, लेकिन इधर आपने यहाँ से शुरू करना है कि आपने एक लिक्विड लिया है और फिर ये सारा शुरू करेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है कह लें 0 डिग्री था, या आप कोई भी फर्ज कर लें, 10 था, 20 था, 50 था, कुछ भी, क्योंकि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता टेम्परेचर, उसने बॉइलिंग वाली बात नहीं शुरू होनी। तो आप कुछ भी लेट कर लें, चाहे आप 90 डिग्री से लेट करके आगे से सारा लिख लें, वो यहाँ तक आप सारा लिखेंगे, लेकिन इसका आपको लिखना अलग से पड़ेगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब पर जो सारा कुछ उन्होंने बताया अब उसको ग्राफ से एक्सप्लेन किया जाएगा। इन द एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड अबव, यानी ये ऊपर जो इन्होंने आइस की एग्जाम्पल दी है, ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट दिस पॉइंट थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर एज 0 डिग्री, कीप इन द माइंड हीट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड टू द वाटर। वही चीज उन्होंने रिपीट की हुई है, जस्ट एक अलग पैराग्राफ बना दिया। आफ्टर ऑल द आइस हैज मेल्टेड द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन एंड इज recorded by the thermometer. However, when it reaches 100 degrees Celsius, again there will be no increase in temperature beyond 100 degrees Celsius for another long period. वही चीज जो ऊपर डिस्कस की है वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, फिर यहाँ तक होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद 100 डिग्री पे नहीं होगा। Although heat is constantly being added, the heat added will be used by molecule to change their state, solid, liquid and gas. यानी पहले केस में solid से liquid, दूसरे केस में liquid से gas. The graph shows that 0 degree Celsius due to latent heat of fusion of ice, temperature does not change. और आगे the temperature rises to 100 degree and the remains constant, although heat is being added constantly. ये इसका ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि उसने -10 से ही शुरू किया था, लेकिन इधर अगर आप ग्राफ को देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट -30 पे बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं और इधर ऊपर -10 से भी बना सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखें यहाँ तक, इधर कोई फर्क नहीं आएगा, उसके बाद चेंज होता जाएगा ये सारा। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होती है? जब कोई लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, कोई लिक्विड कह लें, वो वेपर्स बन जाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन और इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर although its rate is different, यानी जब जितनी ज्यादा हीट होती है ना उतनी जल्दी वेपर्स बनते हैं, लेकिन अगर इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप पानी कहीं गिर जाए उसको फैला दें तो वो वैसे भी सूख जाएगा, लेकिन अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करें या उसको आप फैन ऑन करें तो वहाँ उस तरह भी चेंज हो जाएगी। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं? इवेपोरेशन पे, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी वो कितना ज्यादा फैला हुआ है। जैसे मैंने कहा कि पानी अगर एक जगह पे, आप थोड़ी जगह पे गिराएंगे वो जल्दी नहीं वेपराइज होगा, लेकिन उसी पानी को जैसे हम वाइपर लगाते हैं या कह लो उसको फैला दिया तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। और टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी जल्दी सूख जाएगा। जैसे कि गर्मियों में पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और सर्दियों में देर से होगा। सब्लिमेशन, अभी पीछे जो हमने पढ़ा था फ्यूजन और वेपराइजेशन, वो तो था कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, डायरेक्ट नहीं था कि गैस से कोई चीज सॉलिड बन रही है या सॉलिड से कोई चीज गैस बन रही है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें लिक्विड स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती। उस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। It is a process in which the solid converts directly into gaseous state without passing through the liquid state. Boiling, boiling यानी वो टेम्परेचर जिस पे सारा मटेरियल जो है इवापोरेट हो जाता है। It is a temperature at which the rate of evaporation is such that the vapor pressure of the liquid equals the atmosphere. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तभी तो वो इवेपोरेट होना चाहते हैं, शुरू हो जाते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बॉइलिंग इज इवेपोरेशन एट सर्टेन टेम्परेचर। हर लिक्विड का ये फिक्स टेम्परेचर होता है। लिक्विड हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग कैन नॉट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। वो जो होती है इवेपोरेशन जो होती है या वेपोराइजेशन जो होती है वो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, बॉइलिंग नहीं हर टेम्परेचर पे होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, why does a hot cup of tea placed on a table cool down and a cold glass of water warm up?
ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोनों चीजें अगर हमने इकट्ठी रखी हुई हैं, तो एक है कोल्डर बॉडी और एक है हॉटर बॉडी। हमें पता है टेम्परेचर हमेशा हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होता है। कप ऑफ टी जो है, क्योंकि उसका टेम्परेचर गर्म है और ठंडे पानी का गिलास है, तो उससे एनर्जी जाएगी पानी वाले गिलास में और आहिस्ता आहिस्ता दोनों बैलेंस हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। Heat is transferred from hotter body to a colder body. When we place a hot cup of tea, it loses energy to the surrounding, so it cools. Whereas a cold glass of water being at lower temperature has to gain heat from surrounding, so it heats up. यानी वो सराउंडिंग को अपनी एनर्जी दे रहा है और इसके केस में ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। व्हाट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन? फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन डिपेंड्स अपॉन difference in temperature and surface area. However, the surface area is dependent on amount of fluid particle. जैसे अभी मैंने कहा कि हम अगर उसी लिक्विड को फैला दें जल्दी सूख जाएगा, तो ये फोर्स कन्वेक्शन है कि हमने उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। डिपेंडेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस एरिया, increasing the number of particle increases convection and hence larger exchange of energy. अगर हम पार्टिकल्स इंक्रीज कर दें तो इस तरह वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वो बोला है ना कि वो ज्यादा पार्टिकल्स बन के जा रहे हैं, कन्वेक्शन हो रही है। इन फोर्स कन्वेक्शन द फ्लो ऑफ एयर और लिक्विड ओवर द सरफेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ कन्वेक्शन। आगे, बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर इज हीट लॉस्ट बाय? इंजन ऑफ कार का किससे होता है? कंडक्शन से होता है। कंडक्शन टू रेडिएशन, radiator, and force convection due to flow of air over the radiator. A hot rod or iron dropped in water, ये conduction and iron to water and convection in water. Ventilated room, air convection हो रही है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।